गुड मॉर्निंग एवरीवन, है ना। गुड मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, है ना। सभी बोल देता हूँ मैं आपको, क्योंकि किस टाइम आप ये वीडियो अटेंड करते हो वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। तो आज मैं बेसिकली स्टार्ट कर रहा हूँ गैसियस स्टेट, है ना। क्लास 11th चैप्टर गैसियस स्टेट, ठीक है। क्लास 11th का ये आपका फिज़िकल केमिस्ट्री का बोल सकते हो 3rd चैप्टर है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लो आप, या नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। नीट में आपको 1 या 2 क्वेश्चंस मिल जाते हैं जनरली इस चैप्टर से, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर्स को, है ना। तो गैसियस स्टेट, इसमें हम सबसे पहले देखना चाहेंगे अबाउट प्रॉपर्टीज़, है ना। प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेज, प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेज। तो देखिए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेज की अगर अपन बात करें तो इसमें से बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आप जानते हो, पहले भी पढ़े हो, है ना। कुछ नया ज़्यादा नहीं है, फिर भी देखते हैं कि क्या नया अपन कुछ सीखेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेज में। तो आइए देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अबाउट फर्स्ट प्रॉपर्टी, एक सेकेंड। तो अबाउट फर्स्ट प्रॉपर्टी डेट इज़, आप बोल सकते हो, देखो मेरे पास जो भी गैस मॉलिक्यूल है, मान लो मेरे पास गैस मॉलिक्यूल है, तो क्या गैस मॉलिक्यूल रुकता है? क्या गैस मॉलिक्यूल रुकता है? बोलो बेटा, रुकता है क्या? नहीं रुकता है। ये इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, ये इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, ये इस डायरेक्शन में भी जा सकता है। नॉन डायरेक्शनल है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, जहाँ उसको वैकेंट स्पेस मिलेगा उधर वो जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि गैसेज डू नॉट हैव फिक्स्ड बाउंड्री, एक सेकेंड, फिक्स्ड, डू नॉट हैव फिक्स्ड बाउंड्री, ठीक है। इनके पास कोई फिक्स्ड बाउंड्री नहीं होती है, और सरफेस, फिक्स्ड सरफेस, कोई सरफेस फिक्स्ड नहीं होता है, ठीक है। तो इससे आप क्या बोल सकते हो? सो देयरफॉर they tends to feel whole space available, जो भी स्पेस अवेलेबल होगा वो वहाँ पे जाके गैस फील्ड हो जाएंगे, ठीक है, कंप्लीटली। हाँ, अब देखो, जहाँ पे भी स्पेस होगा अवेलेबल, वहाँ पे अगर ये गैस फील्ड हो रहा है, तो उससे आप क्या बोल सकते हो कि भाई इसकी कोई फिक्स्ड शेप या बाउंड्री या फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ से लिख सकते हो एंड दे डू नॉट हैव fixed shape and volume, ठीक है। यहाँ से आप ये बोल सकते हो। चलिए, तो ये तो बात हुई पहली प्रॉपर्टी की। कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको भी देखते हैं, है ना। तो जो दूसरी प्रॉपर्टीज़ आपके पास है, एक सेकेंड मैं देख रहा था, एक्चुअली क्या होता है, अगर बंद हो गया तो फिर अपन ध्यान नहीं दिए तो दिक्कत हो जाती है। चलिए देखिए, तो हम लिखते हैं दूसरी प्रॉपर्टीज़ की अगर अपन बात करें, तो देखिए गैस मॉलिक्यूल जो होती है उसकी इंट्रामोलिकुलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो उसके कारण ये क्या होता है, हाईली कंप्रेसिबल होता है ना। आप अपने एक एग्जांपल ले लो, आपके घर में जो एलपीजी सिलेंडर यूज़ होता है उसमें क्या होता है, देखो उसकी वॉल्यूम कितनी कम है, उसमें 14 लीटर वॉल्यूम, 14 लीटर गैस फील किया जाता है। क्यों फील किया जाता है? क्योंकि उसकी इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल के बीच में जो एक दूसरे को पकड़ के रखने की टेंडेंसी है वो बहुत ही कम है। दूर दूर रहते हैं मॉलिक्यूल्स, तो दूर रहते हैं तो उनको कंप्रेस कर सकते हैं, हम कंप्रेस करके पास ला सकते हैं, है ना। यूजिंग प्रेशर अगर आप बढ़ा लो तो क्या कर सकते हो, वॉल्यूम कम कर सकते हो, है ना। तो वो भी एक प्रॉपर्टीज़ है। आइए देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टीज़ आप क्या लिख सकते हो, डेट इज़ ड्यू टू लो इंट्रामोलिकुलर forces
gases are more compressible as compared to liquid एंड सॉलिड। ठीक है, सॉलिड या लिक्विड के कंपैरिजन में गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ज़्यादा कंप्रेसिबल होते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो गैस मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम क्या होंगे, कम होते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हो थर्ड पॉइंट, इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ गैसेस readily decreases with increase in pressure। ठीक है, आप प्रेशर अगर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम इसकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, चलिए फोर्थ पॉइंट की अगर अपन बात करें डेट इज़ क्या बोल सकता हूँ, गैस की अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ तो आपने सुना भी होगा कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है सर, हाई होती है ना। और काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है ना। टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, गैसेस मॉलिक्यूल्स उतना ज़्यादा दूर दूर जाते हैं। ठीक है, चलिए तो आप क्या लिख सकते हो, गैसेस मॉलिक्यूल्स, नेक्स्ट गैसेस मॉलिक्यूल्स have high kinetic energy which depends on temperature, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करें फिफ्थ पॉइंट, देखिए गैसेस मॉलिक्यूल्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं, है ना। तो आप लिख सकते हो डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ एटम्स, है ना। क्या लिख सकते हो, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट in a molecule gases can be classified as, देखो जो गैस है ना, तो गैस को हम क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, किस बेसिस पे हम क्लासीफाई करेंगे कि उस गैस का जो मॉलिक्यूल्स होगा वो मॉलिक्यूल्स में कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हैं, उस नंबर ऑफ एटम्स के बेसिस पे हम गैसेस को क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि मेरे पास अगर एक एटम है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम्स है, तो उसको हम नाम देते हैं मोनो एटॉमिक गैसेस, है ना। तो मोनो एटॉमिक गैसेस कंटेन्स only one atoms in a molecules, ठीक है। वहीं अगर अपन बात करें सेकंड, डायटॉमिक होती है आपके पास, डायटॉमिक गैसेस। तो डायटॉमिक गैसेस कौन होंगे, आपके पास जो क्या करें, दो एटम्स कंटेन करे किसमें, मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, वैसे ही तीसरा आप ट्राई एटॉमिक भी कर सकते हो, ट्राई एटॉमिक गैसेस। ट्राई एटॉमिक नाम से ही पता चल रहा है, ट्राई मतलब तीन, मतलब कितने होने चाहिए, थ्री एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स। इस तरीके से आप क्लासीफाई कर सकते हो एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए आगे बात करें नेक्स्ट। यहाँ तक आप लोग एक काम करो, कॉपी कर लो। ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आप कॉपी कर लें। ठीक है, इसके बाद अपन आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कर लेना, कॉपी कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट पैरामीटर्स। ठीक है, हम अगर गैस को क्लासीफाई करना चाहें डिफरेंट पैरामीटर्स या उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, तो हम गैस को कैसे क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए राइट डाउन हेडिंग, इट इज़
पैरामीटर्स to define the properties, parameters to define the properties of the gases। ठीक है, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिस पे आप गैस को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए जैसे मैं बात करूँ फर्स्ट पैरामीटर के, पहला पैरामीटर है आपके पास प्रेशर से आप क्या गैस को डिफाइन कर सकते हो। प्रेशर एक गैस की प्रॉपर्टी हो गई जिससे आप डिफाइन कर सकते हो गैस को। ठीक है, कैसे डिफाइन करोगे, देखो मान लो लेट्स टेक एन एग्जांपल, है ना। अरे यार ये क्यों भाग जा रहा है भाई, रुक जा, सब्र कर, है ना। सब्र का नाम का चीज़ तो आज के दुनिया में बचा ही नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। सब्र रखोगे, सब्र का फल क्या होता है, मीठा होता है। एक बार मैं ऐसे ही बोल रहा था तो मेरे एक बच्चे बोलते हैं सर कभी मीठा तो मिला नहीं है ना। ये आपके पास एक क्लोज्ड कंटेनर है, ठीक है। अब ये क्लोज्ड कंटेनर है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, गैस मॉलिक्यूल्स ले रहा हूँ। ठीक है, तो मान लो ये मेरे पास एक गैस मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, ये भी मेरे पास गैस मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, ये भी मेरे पास गैस मॉलिक्यूल है, ये भी मेरे पास गैस मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है ये क्या करेगा, बता सकते हो ये क्या करेगा, बोलो कुछ बता सकते हो। तो सर ये क्या करता है, ये प्रेशर एक्सर्ट करता है किस पे, कंटेनर के वॉल्स पे। किस पे, कंटेनर के वॉल्स पे। ठीक है, प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ठीक है, जैसे ये है, तो ये भी देखो ये वॉल्स पे क्या कर रहा है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। जैसे ही ये भी एक्सर्ट करेगा प्रेशर, है ना, ये भी एक्सर्ट कर सकता है प्रेशर, ये भी एक्सर्ट करेगा प्रेशर, ये भी एक्सर्ट कर रहा होगा प्रेशर। तो बेसिकली गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या कर रहे हैं, प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं किस पे, कंटेनर के वॉल्स पे, है ना। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, गैसेस एक्सर्ट प्रेशर, गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ड्यू टू अच्छा ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। मॉलिक्यूल्स के कोलिजन की वजह से गैस मॉलिक्यूल्स कंटेनर के वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए ड्यू टू कोलिजन ऑफ इट्स molecules with walls of container, with walls of container। ठीक है बेटा, विथ वॉल्स ऑफ कंटेनर। ठीक है, अच्छा हम प्रेशर के लिए फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं, है ना। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बता सकते हो, पढ़े हो, नहीं पढ़े हो। प्रेशर देखो, प्रेशर किसके इक्वल होगा, देखो ये जितना फोर्स इस कंटेनर पे अप्लाई करेगा, कंटेनर के वॉल पे, वो फोर्स अपॉन कितना एरिया है कंटेनर का, है ना। तो फोर्स अपॉन एरिया इज़ योर व्हाट, प्रेशर। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया इज़ योर प्रेशर। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है बात, हाँ या ना। तो ये आप बोल सकते हो। हाँ, अब मैं बात करूँ कि व्हाट इज़ द एसआई यूनिट्स, है ना। एसआई यूनिट्स की अगर मैं बात करूँ कि एसआई यूनिट्स क्या होंगे, तो एसआई यूनिट्स ऑफ प्रेशर। तो एसआई यूनिट्स ऑफ प्रेशर क्या बोल सकते हो आप, देखो अच्छा फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ में आई बात, यहाँ से आप यूनिट्स ऑफ प्रेशर, ऐसा यूनिट्स ऑफ प्रेशर डिराइव कर सकते हो। एक और यूनिट्स आप CGS यूनिट भी सुने होंगे, है ना। जनरली इसको हम फिजिक्स में यूज़ करते हैं।
तो CGS यूनिट जो होता है वो होता है डाइन, है ना, डाइन नहीं, गांव में जो डाइन और चुड़ैल आती है वो नहीं, है ना, ये डाइन अलग है, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है सभी को। चलिए आगे बात करें। अब कुछ हम यूनिट्स जो यूज़ करेंगे इस चैप्टर में उसके बारे में बात करते हैं। तो हम देखिए, हम बेसिकली इस चैप्टर में जो यूज़ करने वाले हैं यूनिट्स, है ना, किसके लिए, गैस के लिए, तो वो यूनिट्स हम यूज़ करेंगे इन ATM। तो अगर मैं एक ATM की बात करूँ, 1 ATM, ठीक है, 1 ATM इक्वल टू कितना होता है पास्कल में, अगर इसको कन्वर्ट करना चाहें तो इसको हम पास्कल्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, पास्कल, ठीक है, ध्यान रखना PA शॉर्ट में। 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल होता है ये, ठीक है। एक ATM में आपके इतने पास्कल्स होते हैं, या फिर इसको आप इसमें भी लिख सकते हो, किलो पास्कल्स में भी लिख सकते हो। किलो पास्कल में कितना लिख सकते हो बताओ, 101 किलो पास्कल भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर मैं ATM से बार में कन्वर्जन चाहूँ, ठीक है, तो ATM से बार में कन्वर्जन 1 ATM इक्वल टू कितना होता है 1.013 बार, क्या होता है 13 बार, ठीक है। या फिर इसको आप सिमिलर टू 1 बार भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम, यस और नो। या फिर आप इसको 1/10⁵ पास्कल भी लिख सकते हो, ठीक है बेटा। चलिए, तो ये आपका कुछ यूनिट कन्वर्जन है। एक इम्पॉर्टेंट जो आपको याद रखना है ना, ध्यान रखना है, याद रखने का ज़्यादा टेंशन मत लेना, वो तो मैं करवा ही दूँगा यूज़ करते करते न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट 1 ATM लिख रहा हूँ मैं। 1 ATM को अगर मैं किलो पास्कल में बोलना चाहूँ तो 1013 इंटू 10⁵ क्या लिख सकता हूँ पास्कल, ठीक है। और इसको मैं बार में लिखना चाहूँ तो 1.013 बार, ठीक है। और इसको मैं लिखना चाहूँ तो 760 टोर भी लिख सकता हूँ, ठीक है, 760 टोर। या फिर मैं इसको 760 mm ऑफ Hg भी लिख सकता हूँ। या फिर मैं इसको 76 सेंटीमीटर Hg भी लिख सकता हूँ, ठीक है बेटा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, ठीक है, ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ये आपका इम्पोर्टेंट पार्ट बनता है, ठीक है। जहाँ इम्पोर्टेंट लिखो उसको थोड़ा सा फोकस करना, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट आपके पास जो अगली प्रॉपर्टीज ऑफ गैस है जिससे आप गैस को क्लासीफाई कर सकते हो, है ना, तो वो नेक्स्ट आपके पास आती है, डेट इज़ वॉल्यूम, है ना, कि भाई वॉल्यूम को हम कैसे करेंगे। तो सेकंड डेट इज़ वॉल्यूम, है ना। तो देखो बेटा, वॉल्यूम की जो यूनिट्स होती है ना, वॉल्यूम की जो यूनिट्स होती है, कौन सी यूनिट्स, SI यूनिट्स। वो SI यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब, ठीक है। आप एक चीज़ ध्यान में रखना कि 1 डेसीमीटर क्यूब अगर मैं लिखूं तो वो किसके इक्वल होगा, 1 लीटर के इक्वल, ठीक है। और उसको आप क्या लिख सकते हो 1000 ml, ठीक है। या फिर आप उसको क्या लिख सकते हो 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। या फिर आप उसको 1000 cc भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ तक आप थोड़ा सा यूनिट्स ध्यान में रखें। अगला है आपके पास थर्ड वन डेट इज़ टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर के लिए आप 3 चीज़ें यूज़ करते हो, 3 चीज़ें, कौन सी वो 3 चीज़ें हैं। तो सर 3 चीज़ें वो टेम्परेचर के लिए आप यूज़ करते हो। एक तो आप केल्विन यूज़ करते हो, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक डिग्री सेल्सियस यूज़ करते हो और एक फ़ारेनहाइट यूज़ करते हो। तो अगर केल्विन से डिग्री सेल्सियस में जाना है तो हमें क्या रिलेशन याद रखना है, T केल्विन
किसके इक्वल होगा बताओ? जितना डिग्री सेल्सियस उसमें 273 ऐड कर दो। 273.15 होता है, बट हम 273 ही कैलकुलेशन पर्पज से लेके चलते हैं, ठीक है। अगर डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना है तो सेल्सियस की जो वैल्यू होगी वो डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है बेटा। ये आप थोड़ा सा कन्वर्जन ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आई थिंक। आगे बढ़ें। चलिए, चौथा जो पैरामीटर है आपके पास, डेट इज़ अमाउंट ऑफ गैस, है ना। तो अमाउंट ऑफ गैस की अगर अपन बात करें, है ना, अमाउंट ऑफ गैस की अगर अपन बात करना चाहें तो अमाउंट ऑफ गैस, फोर्थ वन इज डेट इज़ अमाउंट ऑफ गैस। तो अमाउंट ऑफ गैस जो होता है उसको हम मोल्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। किस टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं? मोल्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो आप लिखिए अमाउंट ऑफ गैस, अमाउंट ऑफ गैस is represented in term as, या फिर लिखो in terms of मोल्स, है ना। अमाउंट ऑफ गैस को आप मोल्स के टर्म्स में डिनोट करते हो। सब लोग को पता होगा मोल्स को हम एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद यहाँ तक तो आपके पैरामीटर्स हैं जो आपको थोड़े बहुत ध्यान में रखने थे, ठीक है। चलिए, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। ये सब आप कॉपी कर लीजिए, है ना। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, या फिर नोट्स लिख सकते हो। प्रॉपर नोट्स मेंटेन करो, अच्छा रहता है, ठीक है। चलिए, आगे बात करते हैं। यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। जो भी डिफ़िकल्टी आती है वीडियो के बीच में, वो आप क्या करना, कमेंट कर देना मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। तो उसको अपन देख लेंगे कि भाई क्या डिफ़िकल्टी दे रहा है बच्चों को, ठीक है। चलिए, अगला है आपके पास बहुत ही इम्पोर्टेंट, अपन चैप्टर के मेन पार्ट में इंटर कर रहे हैं, हाँ, जिसको आप इस चैप्टर में बराबर यूज़ करते रहोगे, चाहे कुछ भी पढ़ाऊँ इस चैप्टर में मैं, ठीक है। चलिए, तो अगला है आपके पास, इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, है ना। गैस लॉ, गैस लॉ। तो गैस लॉ डिफरेंट टाइप्स के हैं, है ना। कौन कौन से टाइप्स हैं वो भी पढ़ेंगे अपन। तो पहला जो आपके पास गैस लॉ है, डेट इज़ योर फर्स्ट, डेट इज़ चार्ल्स लॉ, है ना। चार्ल्स लॉ, है ना। पहला जो है वो है आपके पास चार्ल्स लॉ, ठीक है। चार्ल्स लॉ क्या होता है देखते हैं। तो देखिए, चार्ल्स लॉ क्या बोलता है कि क्या बोलता है, एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर अ गिवन, एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर अ गिवन amount of gas, V is directly proportional to T, ठीक है। और टेम्परेचर आपका केल्विन में होना चाहिए, ये हमेशा आप ध्यान में रखोगे इस चीज़ को, ठीक है। टेम्परेचर किस में होना चाहिए, केल्विन में होना चाहिए, ठीक है। अब ये रिलेशन कैसे आया, तो आप सभी जानते हो आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल टू क्या होता है, nRT, है ना। नहीं जानते हो तो जान लो, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV इज इक्वल टू nRT। अच्छा, मुझे बताओ, ये चार्ल्स है ना, चार्ल्स नाम से ही पता चल रहा है अंग्रेज लोग, है ना। तो वहाँ तो प्रिंस या प्रिंसेस होते हैं, है ना। तो P फॉर प्रिंस या प्रिंसेस और P फॉर प्रेशर। तो हमें कांस्टेंट क्या रखना है, प्रेशर कांस्टेंट रखना है। देखो, याद नहीं रखना है, क्या याद करना है वो मेरे पे छोड़ दो, वो मैं बताऊँगा तरीका कैसे याद करना है, ठीक है। बट आप पढ़ो अच्छे से, ठीक है, ध्यान लगा के पढ़ो। बाकी कोई भी डिफ़िकल्टी आती है तो आप कमेंट कर सकते हो, है ना। चलिए, तो PV इक्वल टू nRT आप जानते हो। अच्छा बताओ, इसमें मुझे ये पता है कि P क्या है हमारे पास, कांस्टेंट। अच्छा, मैं पहले एक रिलेशन लिखना चाहता हूँ। रिलेशन क्या लिख सकता हूँ, वॉल्यूम, है ना, V। वॉल्यूम इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ बेटा, N
हैं, एन अपॉन पी आर टी लिख सकता हूँ क्या, एन अपॉन पी आर टी। अच्छा मुझे बताओ, एक कंटेनर में मैंने चार्ल्स लॉ अप्लाई किया है, तो उसमें जो गैस फिल होगा उसके तो अमाउंट ऑफ गैस जो होंगे वो फिक्स होंगे, मतलब मोल्स फिक्स होंगे, प्रेशर कांस्टेंट बोल ही रहे हैं चार्ल्स, है ना, और आर जो होता है वो होता है आपका रियल गैस कांस्टेंट। मतलब ये जो टर्म्स है ये टर्म्स आपका क्या है, कांस्टेंट, यस और नो, है कि नहीं। तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हो कि सर V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, यस और नो, यस और नो, ठीक है। तो मैं अगर मान लो दो गैसेस के लिए बात करूँ, फॉर टू गैसेस, मैं क्या लिख सकता हूँ, V1 अपॉन V2 इक्वल टू T1 अपॉन T2, यस और नो, हाँ या ना। या फिर आप प्रोपोर्शनलिटी हटा के यहाँ से ये भी रिलेशन लिख सकते हो, V इज़ इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो K कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा, KT। बोलो समझ में आ रही है बात, हाँ या ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। न्यूमेरिकल यूज़ करते करते ध्यान आ जाएगा, उसका टेंशन आप ना लें, क्योंकि आप मेरे प्यारे बच्चे हो ना। हाँ चलिए ठीक है। तो अब देखो, अब थोड़ा सा हम इंटर करना चाहते हैं इस चैप्टर के ग्राफ्स में, है ना। तो ग्राफ्स में हम इंटर करने के लिए, हमें तो ग्राफ्स ज़्यादा आती नहीं है ना, हम तो केमिस्ट्री वाले हैं, हमें तो मैथ्स आता नहीं है अच्छे से, तो हमें मैथ्स नहीं आता है। हम कोई भी ग्राफ को स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के फॉर्म में डिराइव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कोई भी टाइप ऑफ ग्राफ हो उसको हम स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, डेट इज़ ग्राफ्स। तो ग्राफ्स समझिएगा ध्यान से, ठीक है। कैसे समझिएगा, देखिए। अच्छा मुझे बताओ, y इक्वल टू, अगर मैं mx लिखूँ तो ये किसका ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन का, यस और नो, यस और नो। और ये ग्राफ कुछ कैसा होगा, कुछ इस टाइप का होगा, यस और नो। इसमें ये इसका स्लोप होगा, हाँ या ना, ठीक है। और ये स्लोप tan थीटा के इक्वल होता है, हाँ या ना। स्लोप किसके इक्वल होता है बेटा, tan थीटा के, ठीक है, जिसको हम m भी बोल देते हैं, ठीक है। एक तो ये ग्राफ हो गया। एक ग्राफ आपने ये पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो जान लो ग्राफ्स के टाइप्स। y इक्वल टू mx प्लस c लिख सकता हूँ मैं, ये भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, बट इसका जो स्लोप होता है वो, इंटरसेप्ट जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इंटरसेप्ट इसके क्या होंगे, पॉजिटिव। मतलब कहने का मतलब क्या है मेरा, कि ये ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा। इस बार ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, इस बार ये कहीं यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। और ये इसका इंटरसेप्ट होगा, क्या होगा ये इसका इंटरसेप्ट सेप्ट, ठीक है। थोड़ा जगह कम है तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है ना, चाइना वाले लैंग्वेज में, तो प्लीज़ इसको समझ जाना, ठीक है। स्लोप, ये इसका स्लोप होगा, ठीक है। चलिए एक और ग्राफ होती है y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, है ना, y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, माइनस एम एक्स प्लस सी, मतलब ये कहीं ना कहीं इस बार ग्राफ इस टाइप का बनेगा, ठीक है। किस टाइप का, देखिए सर ग्राफ उल्टा हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा, और इसका tan थीटा क्या हो जाएगा, ये वाला tan, है ना, स्लोप, tan स्लोप, ठीक है, क्योंकि tan थीटा के इक्वल होगा, और ये tan थीटा 90 से ऊपर जाएगा, ठीक है। चलिए एक और ग्राफ होती है, अगले ग्राफ की बात करें तो अगला ग्राफ जो है वो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी भी होता है, y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी भी होता है, ठीक है। तो y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी का जो ग्राफ आता है वो कुछ इस टाइप का आएगा, y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी का वो कुछ इस टाइप का ग्राफ आएगा, ठीक है बेटा। और ये इसका क्या होगा, स्लोप, ठीक है, ये इसका स्लोप होगा, ठीक है। चलिए इधर एक्स एक्सिस पता है ना, ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखना, वाई और एक्स एक्सिस कौन है वही बोल जाना। अगला ग्राफ होता है वाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन, अगर मैं एक्स लिखूँ तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ बनता है बेटा,
है ना। ये कैसा बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला किस चिड़िया का नाम है, तो देखिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो वो कुछ ग्राफ आपका इस टाइप का आएगा, ठीक है, ये इस टाइप का, ठीक है। चलिए ये एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ठीक है। अगला एक और ग्राफ होता है y इक्वल टू के एक्स के फॉर्म में आप ग्राफ लिख सकते हो, तो y इक्वल टू के एक्स के फॉर्म में ग्राफ लिखोगे तो वो पैराबोला का ग्राफ बनता है। वो कैसा ग्राफ बनता है, पैराबोला, है ना। चलिए कुछ इस टाइप का आपका ग्राफ होगा, ये आपका पैराबोला, ठीक है। चलिए एक और होता है, एक आखिरी ग्राफ y इक्वल टू ई टू दी पावर x, है ना। तो ये ग्राफ थोड़ा सा अलग होता है, बहुत रेयर यूज़ करोगे आप, बट फिर भी ध्यान में रखो क्योंकि हमें पता होना चाहिए हर चीज़, है ना। चलिए वो कुछ इस टाइप का ग्राफ होता है, एक सेकंड, ठीक है, कुछ इस टाइप का ये ग्राफ होगा। चलिए तो ये आपके कुछ ग्राफ्स थे जो आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं अबाउट आइसो बार, है ना। आइसो बार, बार का मतलब क्या हुआ, आइसो बार का मतलब क्या हुआ, प्रेशर, है ना। तो हम आइसोबैरिक ग्राफ देखते हैं, है ना। तो आइसोबैरिक ग्राफ हम कैसे देखेंगे बताता हूँ, चलिए देखिए। फॉर एग्जांपल यहाँ तक आप लोग कॉपी कर लेना है ये सब ग्राफ, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास आइसो बार है ना, ग्राफ नंबर फर्स्ट, आइसो बार। आइसो का मतलब क्या हुआ, सेम, है ना, मतलब सेम प्रेशर। बार का मतलब, बार किसका यूनिट है, प्रेशर, प्रेशर का ही यूनिट है ना बार। तो आइसो बार सेम प्रेशर की बात करें, ठीक है। इसके लिए हमने क्या रिलेशन निकाला था, पी वी इक्वल टू एन आर टी से, सेम प्रेशर में वी इक्वल टू एन आर, सॉरी हाँ एन आर अपॉन पी, ठीक है, इन टू टी का रिलेशन निकाला था। देखिए अगर मैं इसको मैं m मान लूँ तो हम इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू एम एक्स, ये सुनो y इक्वल टू एम एक्स। तो y इक्वल टू अगर मैं एम एक्स बोलूँ तो देखिए इसमें आपको एक चीज़ ध्यान में ये रखना है कि कभी भी आप टेम्परेचर को क्या ले रहे हो, केल्विन में ले रहे हो, ठीक है। तो मेरे को ग्राफ बनाना चाहिए था y इक्वल टू एम एक्स इस टाइप से, ओरिजिन से पास करना चाहिए था मुझे, ये सुनो, लेकिन मैं ओरिजिन से पास नहीं करूँगा, ये गलत हो जाएगा। अगर आप ओरिजिन से पास करते हो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर को आप ले लो केल्विन में, और टेम्परेचर को अगर आप केल्विन में ले रहे हो तो -273 जीरो पे क्या हो जाएगा, अगर आप जीरो से पास करा रहे हो तो जीरो पे -273 केल्विन लेना पड़ेगा, और -273 केल्विन पॉसिबल नहीं है। तो हमें ग्राफ कहाँ से पास करना पड़ेगा बताओ, कुछ इस टाइप से बताओ। यहाँ कहीं हमारा ग्राफ पास करेगा, ठीक है, ये हमारा ग्राफ पास करेगा, ठीक। हाँ तो चलिए मैं आपको एक काम करता हूँ, ये ग्राफ आपने देख लिया, अब मैं इसके आगे का आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है। चलिए तो ये ग्राफ प्रैक्टिकली एप्लीकेबल होता है, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan थीटा की वैल्यू एन आर अपॉन पी के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर, थोड़ा सा अर्जेंट काम आ गया है, तो मैं आपको बाकी जो सेकंड ग्राफ और बाकी जो भी लॉ हैं उनके ग्राफ्स मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच।